चलिए, अगला जो है वो हम वुंड्स की बात करते हैं। वुंड्स की बात करने से पहले हम इसके बेसिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। देखिए, घाव क्या होता है, ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी द स्किन। अगर स्किन फट जाती है तो घाव होता है। घाव कई प्रकार के होते हैं, घाव कोई भी प्रकार का हो तो, लेकिन उनको उनकी जो ड्रेसिंग होती है, एएसडी होती है, उनमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और बच्चे कई कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हर चीज़ में अलग अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। देखिए, कोई भी घाव आएगा पहले उसको आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करोगे। अब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन साफ कौन से सॉल्यूशन से साफ करोगे? एंटीसेप्टिक के रूप में आप डिटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रिट का इस्तेमाल कर सकते हो, KMnO4 सॉल्यूशन का लाल दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपके ऊपर है जिससे आपको साफ करना है, ठीक है जी। फिर आप उसकी ASD करोगे, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करोगे, पोविडिन आयोडीन से साफ कर सकते हो। अगर घाव नेक्रोस टिश्यू है, उसमें जो मांस के टुकड़े हैं वो गल सड़ गए हैं, डेड हो चुके हैं, तो उसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई दोनों में से एक पैराफिन में मिला के लगा सकते हो। अगर सादा घाव है तो पोविडिन आयोडीन से साफ कर सकते हो, नेगासेंट पाउडर से घाव भर सकते हो, कोई भी एंटीबायोटिक आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। घाव में कीड़े पड़े हुए हैं तो आपको आइवरमेक्टिन देना है। कितना? 50 किलो पे 1 ml। जो आइवरमेक्टिन की डोज रेट होती है वो 50 kg पे 1 ml आइवरमेक्टिन दिया जाता है पशु, ठीक है जी। ये बेसिक थे। अगर घाव गहरा है तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना है, अच्छे तरह से उसको साफ करके, क्योंकि गहरे घाव में टेटनस होने का खतरा ज़्यादा होता है। बाकी घाव में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो सींग का है, चाहे टीट का है, किसी का भी है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको साफ करना है, ASD करनी है। ASD करने में ध्यान रखना है, अगर नेक्रोस टिश्यू वगैरह है तो मैग्नीशियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट को आपको लिक्विड पैराफिन में घोलना है, तो उसको लगाना, जिससे कि जो नेक्रोस, वो एक कास्टिक इफेक्ट देते हैं, जिससे कि जो डेड टिश्यू हैं, जो नेक्रोस टिश्यू हैं, वो हट जाते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे, तो घाव जल्दी भरेगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था जो कि आपको ध्यान रखना है। बाकी वुंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करें क्या नहीं करें। सीधा सा फंडा है। सबसे पहले अगर वहाँ पे हेयर वगैरह हैं, बाल वगैरह हैं घाव की तरफ, तो सबसे पहले बाल को क्लिप करना है, उस घाव में से डस्ट डर्ट को रिमूव करना है। कैसे चीज़ से रिमूव करोगे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करोगे। घाव को अच्छी तरह से साफ करके पोविडिन आयोडीन नेगासेंट पाउडर से उसकी ड्रेसिंग करके पट्टी बांध देनी है। अगर घाव नेक्रोस्ड है या फिर गैंग्रीन है तो कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करोगे पैराफिन में मिला के, ठीक ना। आप जिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिप यानी कि बिस्मिथ आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट, और जिप यानी कि जिंक ऑक्साइड आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट, ठीक ना। तो ये आप कुछ बेसिक्स थे। अब पढ़ते हैं हम वुंड्स। तो वुंड्स ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्किन ड्यू टू इंजरी। कोई भी चोट के कारण, तो अगर स्किन की कॉन्टिन्यूटी में ब्रेक हो जाता है, फट जाती है चमड़ी, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम घाव बोलते हैं। क्लिनिकली जो है वो घाव 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है घावों, वर्गीकरण है। तो क्लिनिकल के आधार पर घाव 3 प्रकार के हैं। एक तो एसेप्टिक, यानी कि जिसमें कंटामिनेशन नहीं होता है, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस ना हो। ऐसा घाव कब होगा? जब आप सर्जिकल ब्लेड से कोई ऑपरेशन करोगे। जब कोई आप ऑपरेशन करते हो और सर्जिकल ब्लेड से इंसाइज करते हो, तो घाव जो बनता है वो कैसा घाव है? एसेप्टिक वुंड है वो जल्दी भरेगा। तो इट इज़ ए सर्जिकल वुंड। ये कैसा घाव है? सर्जिकल वुंड है, मेड अंडर एसेप्टिक कंडीशन दैट इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल कंटामिनेटेड। ऐसा घाव क्या कहलाएगा? एसेप्टिक वुंड कहलाता है। दूसरा होता है कंटामिनेटेड वुंड। कंटामिनेटेड वुंड वो होता है जिसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है, और जिस घाव को 6 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, 6-7 घंटे से, तो वो क्या हो जाता है? कंटामिनेटेड हो जाता है। वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करना चालू कर देते हैं। 6 घंटे से 8 घंटे के से ज़्यादा अगर घाव हुए हो गया है तो वो कैसा घाव कहलाएगा? कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसमें क्या क्या किसकी ग्रोथ हो चुकी है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की।
तो द वुंड इन्वेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर दे मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉक्सिन्स। तो ऐसे घाव को क्या बोलेंगे हम, कंटामिनेटेड। और जो सर्जिकल वुंड भी अगर खुला हुआ अगर 6 से 8 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, कंटामिनेटेड वुंड हो जाता है। ए कंटामिनेटेड वुंड में बिकम इन्फेक्टेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 to 8 आवर। अगला है मैगोटिड वुंड। मैगोटिड जिसे आप कीड़े पड़ा हुआ बोलते हो, कीड़े नहीं होते हैं, दे आर द लार्वा ऑफ द फ्लाइज। वो क्या होते हैं, लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं किसके, मक्खियों के। तो उन्हीं को वही क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। इन मैगोटिड इन्फेक्शन ऑफ ए वुंड ड्यू टू हैच लार्वा ऑफ फ्लाई। तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे, सभी का कुछ नहीं है। फॉर सॉफ्ट टिश्यू, तो सॉफ्ट टिश्यू में क्या डालोगे आप, टीटी ऑयल और क्लोरोफॉर्म डालोगे, या फिर आप मस्टर्ड ऑयल और फिनाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिनाइल 1 रेशियो में और मस्टर्ड ऑयल 4 रेशियो में, यानी कि 10 ml फिनाइल ले रहे हो तो 40 ml आपको क्या लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है। वो भी क्या आप जहाँ पे मैगोट्स हैं, कीड़े हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हो जिससे कि वो मर जाएंगे। और इनको कंट्रोल करने के लिए आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हो, 1 ml लगाना पड़ेगा 50 किलो बॉडी वेट। अगला जो है वो है अल्सरेटिव वुंड। अल्सरेटिव वुंड वो वुंड होता है जिसको आप बार बार रगड़ते रहते हो तो क्या बन जाता है, घाव बन जाता है। इट इज़ ए वुंड विच प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्टिन्यूस रबिंग। लगातार रगड़ने से जो घाव बनेगा वो क्या कहलाएगा, अल्सरेटिव वुंड। तो ये तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी। घाव के आधार पर कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इंजरी के आधार पर जो वुंड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। तो एक्सटर्नल वुंड में आपने देखे होंगे, अब पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल वुंड जो कि बाहर सरफेस से हमें दिखाई देते हैं। इंटरनल वुंड बॉडी के अंदर होते हैं, वो हम देख नहीं सकते हैं। तो एक्सटर्नल वुंड में देखिए आप, सबसे पहले है इंसाइज्ड, फिर होता है कॉन्ट्यूज्ड, गन शॉट, लैग्रीगेटेड, पंचर्ड, वर्डलैंड, एनविनोम्ड, बर्न और ग्रेनुलेटेड वुंड। ये घावों के प्रकार है। तो सबसे पहले आता है आपका इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज मीन्स काटना, और वो किससे काटेंगे आप, कोई भी शार्प एज ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बीपी ब्लेड हो गया, नाइफ हो गया, कोई भी स्कल्पेल हो गया, अगर हम कट लगाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंसाइज्ड वुंड कहलाएगा। और इंसाइज्ड वुंड में अगर हम कट लगाएंगे तो वेन्स के कटने का खतरा ज़्यादा होता है। तो जिससे क्या होगी, हैवी ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है किसमें, इंसाइज्ड वुंड में। जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो कैसा कैसा घाव होता है, वो इंसाइज्ड वुंड होता है, लेकिन उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इंसाइज वुंड देख लेते हैं हम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए घाव का ट्रीटमेंट, अगर आपके पास कोई भी घाव आता है तो उसको क्या करना है, पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपका जो काम है वो ब्लीडिंग को रोकना है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप वेसल्स को लाइगेट कर सकते हो, लाइगेट यानी कि बांध सकते हो, सूचर से सूचरिंग कर सकते हो ब्लड वेसल्स की, उसको लाइगेट कर सकते हो। उसको आर्टरी फोर्सेप्स से, जिसे आप हेमोस्टेट्स बोलते हैं, उससे क्रश कर सकते हो, दबा सकते हो, जिससे कि अगर वो छोटी मोटी कैपिलरीज से है तो प्रेशर बैंडेज से उसको दबा सकते हो, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। ब्लीडिंग रोकने के बाद उस घाव के जो चारों तरफ का एरिया है उसको आपको हेयर क्लिप करने हैं, बाल काटने हैं, ताकि उसमें डस्ट डर्ट जाने का खतरा कम हो। और बाल भी क्या करता है, घाव को भरने नहीं देता है। फिर आपको उस घाव को, जो उसमें डस्ट डर्ट लगी हुई थी, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन से या फिर KMNO4 सॉल्यूशन से, डिटॉल, सेवलॉन, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो स्प्रिट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उससे क्या करना है, आपको साफ करना है। उसके बाद आपको ASD करनी है। और ASD से पहले अगर घाव ज़्यादा है तो आप सूचरिंग लगा दोगे तो वो और भी अच्छा होगा। तो ये मुख्य हैं जो आपको सभी घावों में करने हैं। तो इधर देखिए, इंसाइज वुंड में क्या होगा, इट इज कॉज्ड बाय शार्प एज ऑब्जेक्ट लाइक स्काल्पेल और BP ब्लेड ड्यूरिंग सर्जरी। इफ ब्लड वेसल्स गेट कट देन देयर मे बी हैवी ब्लीडिंग। इंसाइज वुंड में ब्लड वेसल्स कट होने के बाद बहुत ज़्यादा क्या होती है, ब्लीडिंग होती है।
तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द इंजर्ड ब्लड वेसल्स आर प्रेस्ड विद आर्टरी फोर्सेप्स। जो जिसमें से ब्लड निकल रहा है उन ब्लड वेसल्स को आप किससे प्रेस करोगे? आर्टरी फोर्सेप्स से। आफ्टर दिस दैट स्पॉट इज क्लीन विद स्टरलाइज्ड गॉज एंड एंटीबायोटिक विद स्टरलाइज्ड गॉज एंड एंटीबायोटिक पाउडर इज अप्लाइड ऑन दैट स्पॉट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको साफ करना है और एंटीबायोटिक पाउडर डाल के उस स्पॉट को क्या करोगे? सूचरिंग कर दोगे, ताकि अगर बहुत ज़्यादा घाव हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी? सूचरिंग करनी पड़ेगी। Spot and the wound is sutured. After that, antiseptic dressing is done daily. If the wound is contaminated by dust or soil, then it should be cleaned with normal saline solution. अगर उसमें मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह होती है तो उसको क्या करते? नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन से साफ करते। और यही यही सभी घावों का ट्रीटमेंट है, ठीक ना। अगला है कॉन्ट्यूज्ड वुंड। आपने देखा होगा जब कोई स्टिक वगैरह लगाते हैं, डंडा वगैरह मारते हैं, लाठी वगैरह मारते हैं, तो घाव होता नहीं है लेकिन नील पड़ जाता है। नील पड़ जाएगा, उसमें स्किन ब्रेक नहीं होगी, लेकिन जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस कैपिलरीज थी वो रप्चर हो जाती है और उसमें से क्या निकलना शुरू हो जाता है? ब्लड। और हल्की फुल्की क्या होगी? उसमें से ब्लीडिंग होती है। तो वो ऐसे जो ब्लंट ऑब्जेक्ट, बूढ़े ऑब्जेक्ट से, लाइक स्टिक यानी कि डंडे वगैरह से या लाठी वगैरह से जो घाव होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्यूज्ड वुंड। इट इज कॉज्ड बाय सम ब्लंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टिक। अ लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग में अकर इन कॉन्ट्यूज्ड वुंड। और बहुत थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है किसमें? कॉन्ट्यूज्ड वुंड में। इसमें ट्रीटमेंट क्या करोगे? वही आप एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करोगे, एएसडी करोगे। अगला है गन शॉट वुंड। गन शॉट आपको नाम से पता चल रहा है, गोली का। और इट इज ऑल्सो नोन एज परफोरेटेड वुंड, क्योंकि बहुत अंदर तक भेद के गई हुई है। इट इज कॉज्ड बाय गन शॉट फाइट और हंटिंग, या तो लड़ाई के दौरान या फिर शिकार के दौरान ऐसे घाव होते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है इसमें भी, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? रप्चर हो जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको गोली निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑपरेशन एंड एएसडी। एएसडी कैसे करोगे? वही, अगर कोई ब्लड वेसल्स रप्चर है तो उसको लाइगेट करोगे। टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन देना है, टीटी का, क्योंकि घाव कैसा है? गहरा है। अगर कोई भी घाव गहरा है तो आपको टीटी का इंजेक्शन पक्का लगाना है उसको, ठीक ना। अगर जानवर शौक में जा रहा है तो आप क्या करोगे? ग्लूकोज चढ़ाओगे। कितना चढ़ाओगे? 10 ml पर केजी बॉडी वेट, 5%, ठीक ना। आईवी स्लो। एंटीबायोटिक दोगे ताकि घाव आसानी से भर जाए, ठीक ना। तो वही ये सब का। अगला है लैक्रेटेड वुंड। लैक्रेटेड वुंड क्या होगा? जिगजैग मोशन में दांतेदार घाव होता है। ये दांतेदार तभी होगा जब कोई नाखून वगैरह से, कील वगैरह से या कांटे वगैरह से कोई चमड़ी फट जाएगी, तो वो क्या क्या कहलाता है? लैक्रेटेड वुंड। जैसे पीठ के फिस्टुला में हमने देखा था कि तार से थन फट रहा है, तो जो तार से जो थन फटा है वो एक जैसा नहीं फटा, वो जिगजैग, वो लैक्रेटेड होगा, ठीक ना। इट इज कॉज्ड बाय सम शार्प नेल और वायर। कुछ जो शार्प नेल और वायर होते हैं उनकी वजह से क्या कौन सा घाव होता है? लैक्रेटेड वुंड होगा। दिस टाइप ऑफ वुंड इज इरेगुलर एंड जेड। जेड मीन्स दांतेदार। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करोगे? सेम ट्रीटमेंट है भाई। क्लीन करोगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, एएसडी कर, बाद में एंटीबायोटिक पाउडर वगैरह डालोगे और क्या कर दोगे? एएसडी कर दोगे, और कुछ भी नहीं है। अगला है पंचर्ड वुंड। पंचर्ड वुंड ये भी नाम से पता चल रहा है। पंचर किससे होता है? कोई भी नुकीली चीज बहुत अंदर तक चले जाए तो वो क्या कहलाती है? पंचर कहलाती है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पेनिट्रेटिंग वुंड। इट इज कॉज्ड बाय शार्प पेनिट्रेटिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट पियर्सिंग डीपली इनटू द स्किन एंड मसल्स। जो बहुत अंदर तक धंस जाती है, किसके अंदर? मांसपेशियों के अंदर और चमड़ी के अंदर। तो उसी को क्या बोलेंगे हम? पंचर्ड वुंड बोलेंगे। सच वुंड आर डीप एंड पेनफुल ड्यूरिंग पाल्पेशन एंड सराउंडिंग एरिया ऑफ वुंड। ट्रीटमेंट क्या करोगे? इमीडिएट जो भी चीज़ धसी है उसको आपको क्या करना है? रिमूव करना है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देनी है ताकि सूजन वगैरह ना हो। पेन किलर देना है। टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि डीप वुंड है, क्योंकि जो चीज़ जो धसी हुई थी वो अंदर गहराई तक गई हुई है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? टेटनस टॉक्साइड। बाकी ट्रीटमेंट सेम है। अगला है वर्लेंट वुंड यानी कि पॉइजन वुंड। और जो ये वर्लेंट वुंड होता है, ये अगर कोई भी रैबिड डॉग अगर काट ले तो वो कैसा घाव कहलाएगा? पॉइजन वुंड कहलाएगा। और ऐसे घावों को क्या करते हैं हम? ड्रेसिंग तो करते हैं लेकिन ऐसे घावों को खुला छोड़ते हैं,
पट्टी नहीं करते हैं, एंटी ASD नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे, आराम से उसको साफ करके एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग दवाई वगैरह लगा देते हैं, लेकिन पट्टी नहीं करते हैं। ऐसे घावों को क्या रखना है, खुला रखना है, ठीक है ना। तो वायलेंट वुंड देख लेते हैं। इट इज कॉज्ड बाय बाइटिंग ऑफ रैबिड डॉग, ड्यू टू बाइटिंग वायरस रिमेन देयर एंड कैन कॉज द डिजीज ऑफ रेबीज। और क्या कॉज कर सकता है, रेबीज कॉज सकता है। ट्रीटमेंट क्या करोगे, आफ्टर क्लीनिंग प्रॉपरली, क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का साबुन लेना है, जैसे आपका लाइबॉय हो गया, हमाम, डिटॉल वगैरह कोई भी लेना है आपको। उस साबुन से उसको टैप वाटर पे साफ करना है। अच्छी तरह से घावों को साफ करने के बाद पोविडिन, आयोडीन वगैरह लगा देनी है, लेकिन ऐसे को क्या करना है, पट्टी नहीं करनी है, ठीक ना। वो और पोस्ट बाइट रेबीज वैक्सीन का आपको जिस जिस भी जानवर को उस कुत्ते ने काटा है उसको आपको पोस्ट बाइट रेबीज वैक्सीन लगानी है, जो कि लगाते हो आप 0, 3, 7, 14, 28 और 90 डेज। ये 5 हैं जो आप 0 डे पे लगाओगे, फिर तीसरे दिन लगाओगे, फिर 7वें दिन लगाओगे, फिर 14वें दिन लगाओगे, फिर 28वें दिन लगाओगे, फिर 90 दिन पे। तो ये पूरा कोर्स है किसका, पॉइजन वुंड का, अगर कोई रैबिड कुत्ता काट ले। एनविनोम्ड वुंड, और ऐसा घाव किससे होगा, स्नेक बाइट से। तो स्नेक बाइट से जो घाव होता है उसको बोलते हैं हम एनविनोम्ड वुंड। ऐसे घाव में आपको जहाँ पे सांप ने काटा है उसके ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ क्या बांधना है, बंद लगाना है, जिसे हम टॉर्निक बोलते हैं। टाइट बंद लगा देना है ताकि जो पॉइजन है, जो स्नेक पॉइजन है, वो आपके ब्लड में मिक्स होकर आपकी बॉडी में ना पहुँचे। तो आपको दोनों तरफ क्या लगाना है, बंद लगाना है, टॉर्निक लगा देना है। बाद में जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पर नए ब्लेड से कट लगाने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ब्लीडिंग हो। और जो ब्लीडिंग होगी उसके द्वारा जो खून निकलेगा उसमें क्या मिक्स होकर निकलेगा, जो सांप का जहर था वो भी बाहर की तरफ मिक्स होके ब्लड के द्वारा ही निकल जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं हम एनविनोम्ड वुंड को। इट इज कॉज्ड बाय स्नेक बाइट। ट्रीटमेंट, अ बैंडेज इज टाइड टाइटली अबव एंड बिलो द वुंड, यानी कि घाव के ऊपर भी और नीचे भी टाइटली क्या बांधना है, बैंडेज बांधना है। सो दैट द पॉइजन में रिमेन देयर, ताकि पॉइजन वहीं पे रहे, एंड वुड नॉट स्प्रेड इन अदर पार्ट्स, और दूसरे हिस्सों में वो ना फैले। आफ्टर दैट मोर एंड मोर ब्लड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बाय गिविंग इंसिजन। तो इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ से निकालना है। कैसे, इंसिजन देके। कैसे दोगे, कोई भी नए ब्लड से आप इंसिजन कट लगा सकते हो, आपको डरना नहीं है, मरेगा नहीं कट लगाने से, लेकिन सांप से ज़रूर मर जाएगा, ठीक ना। सो दैट द पॉइजन में कम आउट विद ब्लड, जिससे क्या होगा कि जो पॉइजन होगा वो ब्लड के द्वारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है और एंटी स्नेक, एंटी विनम सीरम लगानी है, जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी उस जानवर को देनी है। अगला जो है वो है बर्न वुंड। बर्न किसके कारण होगा, कोई भी गर्म चीज़ के हीट से, फ्लेम से, कांटेक्ट ऑफ हीटिंग ऑब्जेक्ट, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी शॉक से अगर कोई जानवर जल जाता है तो जो घाव होगा वो क्या होगा, बर्न वुंड होगा। और इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं सबसे बढ़िया तो सोप्रामाइसिन या फिर बर्नोल एंटीसेप्टिक क्रीम आती है घावों को, उसमें घावों को लगाने के लिए। और सिल्वर सल्फाडाइजिन और भी बढ़िया काम करती है, एंटीबायोटिक है। और इसमें हम जो देंगे एंटीसेप्टिक ड्रग देंगे, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे, और जानवर शॉक में ना जाए इसके लिए हम उसको क्या चढ़ाएंगे, फ्लूइड थेरेपी देते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो शॉक में ना जाए बर्न के केस में। अगला है ग्रेनुलेटेड वुंड और द पिंक कलर वुंड विच इज शोइंग नो टेंडेंसी टू हील। गुलाबी कलर का घाव होता है जिसकी भरने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। ग्रेनुलेटेड वुंड आपको जो बीमारियां होती हैं, जिसे आप पिंपल्स वगैरह, जिसे आप माता वगैरह कहते हो, उसमें जो घाव बनते हैं वो ग्रेनुलेटेड वुंड होते हैं। जानवरों में ऐसे पॉक्स वगैरह में, या फिर एक्टिनोमायोसिस या एक्टिनोबैसिलस एक्टिनोमायोसिस यानी कि लंपी जा
और एक्टिनोबैसिलस यानी कि वुडन टंग, इन बीमारियों में जो घाव बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रेनुलेटेड वुंड कहलाते हैं। और ग्रेनुलेटेड वुंड में जो पोटासियम आयोडाइड और जो सोडियम आयोडाइड है ये देना बहुत ही फायदेमंद होता है। बाकी तो आपको ASD वगैरह वही करनी है। अगर अब आते हैं सम कॉमन वुंड्स इन फार्म एनिमल। तो फार्म एनिमल में कुछ कॉमन वुंड होते हैं। तो ज़्यादातर जो फार्म एनिमल में जो घाव मिलेगा वो या तो सींग का मिलेगा, या फिर टीट का मिलेगा, या फिर खुर का मिलेगा, या फिर आपका पूंछ का घाव मिलेगा। ज़्यादातर ये चार ही घाव मिलते हैं। और हॉर्न वुंड में देख लेते हैं। इट अकर ड्यू टू अवल्सन और फ्रैक्चर ऑफ हॉर्न। और अवल्सन होता है फटना, और फ्रैक्चर होता है टूटना, ठीक ना। तो इट कैन बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग वेज। आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो? सबसे पहले तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपको ब्लीडिंग रोकनी है, लेकिन वहाँ तो आपको आर्टरी फोर्सेप्स सिंग में तो लगाना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि मांसपेशियाँ तो है नहीं। तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो? लोकल हेमोस्टेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपको टिंचर बेंजीन हो गया, टिंचर फेरिक क्लोराइड हो गया, ये अगर आप कोई भी ब्लीडिंग के ऊपर डालते हो तो वो ब्लीडिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रुक जाती है। या फिर बिल्कुल ही ना रुके तो कोई भी रेड हॉट आयरन को आप अगर रेड हॉट करके अगर कंप्लीट ब्लीड, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है अगर वहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। और तीसरा क्या है, सिस्टमेटिक हेमोस्टेट्स यानी इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपका इथम साइलेट हो गया, क्रोमोस्टेट हो गए, ठीक है, टैक्साब्लिड हो गया, जैक्सोट हो गया, ये क्या है, सिस्टमेटिक हेमोस्टेट्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ब्लीडिंग को ही रोक देते हैं। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करोगे बिप से और जिप से। और कोई भी नेक्रोज्ड वुंड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर वहाँ पे टिश्यू डेड हो चुके हैं तो उसका मैग्नीशियम सल्फेट को ग्लिसरीन में मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी नेक्रोज्ड वुंड, अगर वहाँ पर कीड़े पड़े हुए हैं, अगर वो मैगोटिड वुंड हो चुका है, सींग में अगर कीड़े पड़ चुके हैं, तो फिर वहाँ पे आप फिनाइल और मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1:4। देखिए हमारा कुछ नहीं है, जो हमें दिखता है उसी का इलाज करना है। अगर कीड़े पड़े हुए हैं तो फिनाइल और मस्टर्ड ऑयल डाल दो, ठीक ना। अगर नेक्रोज है तो मैग्नीशियम सल्फेट और ग्लिसरीन का पेस्ट डाल दो, ताकि वो जो नेक्रोज वुंड है वो अलग हो जाए। अगर बिल्कुल सही साफ वुंड है तो आप बिप जिप का इस्तेमाल करके उस घाव को भर सकते हो। उसको पहले साफ करना है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो आपकी खून रोकने की होगी। खून रोकने के लिए आप हेमोस्टेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, टिंचर बेंजीन, टिंचर फेरिक क्लोराइड, ठीक ना। या फिर आप आर्टरी फोर्सेप्स लगा के आप प्रेशर बैंडेज बांध के भी आप उस खून को रोक सकते हो। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, खून रोकने की होनी चाहिए। वो आपकी मर्जी है किस कैसे भी रोकिए, चाहे आप वहाँ पे रेड हॉट आयरन लगाइए, चाहे आप इंजेक्शन के द्वारा लगाइए, चाहे आप वहाँ पे टिंचर बेंजोइन डालिए या फिर फेरिक क्लोराइड डालिए। सबसे पहले आपको खून रोकना है। अगर खून रुक चुके हैं, घाव साफ सुथरा ताज़ा है, तो कोई भी एंटीबायोटिक पाउडर लेके, चाहे आप टेट्रासाइक्लिन लीजिए, चाहे आप स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन लीजिए, चाहे आप मेगासेन पाउडर लीजिए। उसकी सींग की क्या करनी है, ASD करनी है। अगर वहाँ पे नेक्रोस टिश्यू है तो आप या तो कॉपर सल्फेट ले सकते हो या मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हो। उसको ग्लिसरीन में लगा के भर के लगाना है, ताकि वो जो डेड टिश्यू थे वो रिमूव हो सके, ठीक है ना जी। अगर घाव मैगोटिड है, कोई भी घाव मैगोटिड होगा तो वही आप सेम, चाहे वो खुर का है, चाहे टीट का है, चाहे पूंछ का है, सबका ट्रीटमेंट कॉमन ही है, ठीक है ना। अगला जो टीट वुंड है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। हूफ वुंड बिल्कुल जो अपना सींग है बिल्कुल वैसे ही होता है, कैमनोफोर वगैरह से साफ करना है, और सेम टू सेम वही है, ठीक ना। टेल वुंड ये हम पहले वही सेम टू सेम कैमनोफोर से उसको साफ करेंगे। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो टिंचर बेंजोइन या टिंचर फेरिक क्लोराइड से उसको उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है ना। और फिर बिप जिप से उसकी ASD करेंगे। और मैगोटिड है तो वही किससे साफ करेंगे, फिनाइल और मस्टर्ड ऑयल उसमें के अंदर डाल देते हैं। अगर टेल गैंग्रीन है हमारा, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हमें टेल एम्पुटेशन करना पड़ेगा, पूंछ को काटना ही पड़ेगा। तो लास्ट जो होता है, ऐसे ही सींग में अगर कोई हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है तो डी हॉर्निंग ही हमें करनी पड़ती है। लास्ट में पूंछ को, सींग को हमें काटना ही पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन से घाव थे। तो अब अगला है पार्ट्स ऑफ वुंड। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं घाव? सब दो पार्ट होते हैं घाव के, एक तो कंटेंट ऑफ वुंड। अब घाव में क्या होगा, कोई रसगुल्ला जलेबी तो होगी नहीं, क्या होगा, पसी होगी।
तो कंटेंट ऑफ वुंड में क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ पस इन द वुंड इज नॉट कॉल्ड कंटेंट ऑफ वुंड, कितनी मात्रा पस की भरी हुई है किसके अंदर, वुंड में, तो वही क्या कहलाता है, कंटेंट ऑफ वुंड। अब पस के चारों तरफ चमड़ी भी होगी, वाल्स होगी स्किन की, तो उसी को क्या बोलेंगे, वाल ऑफ वुंड बोलेंगे। द एरिया ऑफ स्किन अराउंड द कंटेंट इज कॉल्ड वाल ऑफ वुंड। अगर जो कंटेंट के चारों तरफ जो चमड़ी है उसको क्या बोलेंगे, वाल ऑफ वुंड। अब वाल ऑफ वुंड के भाई साहब तीन पार्ट है, एक तो सेंट्रल जोन है, एक इस्चेमिक जोन है, एक जोन ऑफ रिएक्शन है। तो सेंट्रल जोन में क्या होता है, सेंट्रल जोन इट इज दैट पार्ट ऑफ वॉल विच इज नियर द कंटेंट ऑफ वुंड, जो बिल्कुल कंटेंट ऑफ वुंड यानी कि पस से बिल्कुल सटा हुआ होता है, वो कहलाता है सेंट्रल यानी कि बीच वाला हिस्सा। और इसमें जो टिश्यू होंगे वो डेड टिश्यू होंगे, यानी कि जो सेल जो मांसपेशियां होंगी वो कैसी होंगी, डेड होंगी। देयर आर डेड टिश्यू इन दैट पार्ट एंड समटाइम इट्स कलर गेट्स ब्लू, और कभी कभी तो इसका रंग कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अगला है इस्चेमिक जोन। सेंट्रल जो जोन था उसके चारों तरफ का जो हिस्सा होता है वो होता है इस्चेमिक जोन, और इसमें भी भाई साहब ब्लड सप्लाई कम होती है, ब्लड सप्लाई कम होगी, टिश्यू जो वाइटलिटी होगी वो टिश्यू की कम होगी, इसमें इसमें बहुत सारे टिश्यू क्या होंगे, नेक्रोस्ड होंगे। जोन ऑफ रिएक्शन, जो सबसे बाहर का पार्ट होता है, देखिए एक तो बीच वाला हो गया, फिर उसके चारों तरफ हो गया, और सबसे बाहर जो पार्ट होगा स्किन का, जो जो कंटेंट ऑफ वुंड से बिल्कुल टच नहीं होगा, वो क्या कहलाता है, जोन ऑफ रिएक्शन। इट इज आउटर पार्ट ऑफ इस्चेमिक जोन, इस्चेमिक जोन के बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम, जोन ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एंड देयर इज एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड पेन, और वहां पे क्या होगी, सूजन होगा और पेन होगा। ये थे आपके पार्ट्स ऑफ वुंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जर्नल ट्रीटमेंट हम पहले ही हम बात कर चुके हैं। अगर जर्नल ट्रीटमेंट यानी कि कोई भी घाव का पेशेंट आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, तो कोई भी घाव हो, आपको कैसा भी हो, अगर वो घाव का आपके पास आया है उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको सबसे पहले तो आर्टरी फोर्सेप्स लगानी है, हेमोस्टेट्स लगाने हैं। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि उस ब्लीडिंग को रोका जाए ताकि ब्लड लॉस कम से कम हो और जानवर की जान बच सके। ब्लड रोकने के बाद उस घाव के चारों तरफ के जो अगर वहाँ पे हेयर है तो उस हेयर्स को क्या करना है, आपको क्लिप करना है, काटना है। उसके बाद देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना। आफ्टर क्लिपिंग ऑफ हेयर, जो वुंड अगर इफ वुंड इज कंटामिनेटेड विद डस्ट एंड डर्ट देन यू क्लीन विद नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन और KMnO4 सॉल्यूशन। उसको आप नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन से या फिर KMnO4 सॉल्यूशन से साफ कर सकते हो। अगर घाव ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक डाल के आफ्टर पोरिंग एंटीबायोटिक ऑन द वुंड, एंटीबायोटिक डाल के घाव को क्या करना है, सूजनिंग करनी है, बंद करना है, ठीक है ना। और फिर लगातार उसकी क्या करती रहनी है, ASD करते रहनी है। अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है घाव में तो दिन में 2 बार, अगर नॉर्मल घाव है तो दिन में 1 बार, और जब घाव भरना चालू हो जाता है तो आप अल्टरनेट डे पे उसकी क्या कर सकते हो, ASD कर सकते हो। तो सेम ट्रीटमेंट देखते हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड द ड्रेसिंग मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी बैक्टीरिया फ्री। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। मैं ये बात बतानी भूल गया था। एंटीसेप्टिक मेडिसिन किल द बैक्टीरिया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्लीन द बैक्टीरिया अराउंड द वुंड एंड बैंडेज प्रिवेंट एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया इनटू द वुंड। जो एंटीसेप्टिक ASD करते हो आप, वो उस घाव में बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। और जो बैंडेज है, जो पट्टी कर रहे हो आप, वो क्या करती है, जो दूसरे बैक्टीरिया बाहर से घावों को कंटामिनेटेड होने से रोकती है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द ड्रेसिंग ऑफ वुंड। आपको ये निम्न बातें ध्यान में रखनी है। हेयर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द स्पॉट बिकॉज हेयर कॉज हिंड्रेंस इन हीलिंग ऑफ वुंड। आपको हेयर आपको क्लिप करने पड़ेंगे, तो रिमूव करने पड़ेंगे ताकि घाव भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। वुंड मस्ट बी क्लीन प्रॉपरली विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड गॉज मस्ट बी यूज टू क्लीन इट बट टेक केयर इट मस्ट नॉट कॉज
एब्रेशंस और जो आप रोज का इस्तेमाल कर रहे हो वो सॉफ्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस घाव पर चलने दो, घाव ठीक करने, लेकिन खुरदरी इतनी है कि और ज़्यादा घाव कर दिए। ए पीस ऑफ गॉज डिप इन एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और एंटीसेप्टिक क्रीम शुड मस्ट बी अप्लाइड must be apply on wound and cotton should be avoided as far as पॉसिबल। तो देखिए, जो कॉटन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है घाव को साफ करने के लिए, आपको गोज का इस्तेमाल करना है। कॉटन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो कॉटन के जो रेशे हैं, जो फाइबर्स हैं, वो घाव पे चिपके हुए रह जाते हैं, जिसको बाद में अगर उसको छुड़ाने की कोशिश करोगे तो वो छूटेगा नहीं। तो इसलिए आपको किसका इस्तेमाल करना है? गोज का इस्तेमाल करना है। जनरली जो ड्रेसिंग करनी हो दिन में एक बार करनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो दिन में 2 बार कर सकते हो। और अगर जब घाव भरना चालू हो जाता है तो आप दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन भी ड्रेसिंग कर सकते हो। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर कंटामिनेट, अगर वुंड में अगर कीड़े पड़े हुए हैं, मैगोटेड वुंड है, तो आपको फिनाइल और मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना है। एंटीबायोटिक उसको देना ही है जब तक घाव ठीक नहीं हो जाता, पैरेंटरली, वो भी इंजेक्शन के द्वारा। फिर आती है आपकी हीलिंग ऑफ वुंड। हीलिंग ऑफ वुंड भाई साहब ये होती हैं 4 स्टेज में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।